नमस्कार। सनसेट टीवी की विशेष प्रस्तुति भारत के पद्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जिन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत के पद्म में मिलिए क्रिकेट के द्रोणाचार्य माने जाने वाले गुरचरण सिंह से। उन्हें इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं उनकी जीवन यात्रा। कभी हाथों में गेंद थामे तो कभी बल्लेबाजी की बारीकियां सिखाते। क्रिकेट के नए अर्जुन तैयार करते ये हैं 88 साल के द्रोणाचार्य गुरचरण सिंह। उम्र 88 साल की हो चुकी है, लेकिन न तो वो तन से थके हैं न मन से। हर सुबह 7 बजे वो अपनी क्रिकेट अकादमी में मौजूद रहते हैं। नई पीढ़ी को क्रिकेट के गुर सिखाने के लिए भारतीय क्रिकेट के लिए की गई उनकी करीब 36 साल की इस साधना को पद्म सम्मान से नवाजा गया है। श्री गुरचरण सिंह, खेल क्रिकेट कोच। पूर्वी दिल्ली के एक निजी स्कूल के ग्राउंड में आज भी वो अपनी कोचिंग अकादमी चलाते हैं, उसी शिद्दत और जज्बे के साथ जिस जज्बे से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। क्या तो ऊपर से आ रहा है तो यही पकड़ना चाहिए, यहाँ भी नहीं आना चाहिए, इधर चेस्ट पे। और ये ऐसे ना पूरा हाथ बनता है कप, ताकि बॉल बीच से ना निकल जाए। नहीं, उंगली ऐसे नहीं रखते, ऐसे। हाँ, चलो, थैंक यू। अपने क्रिकेट के इस गुरुकुल से उन्होंने देश को कई बड़े खिलाड़ी दिए। कोच गुरचरण सिंह से क्रिकेट का ककहरा सीखकर स्पिन गेंदबाज मनिंदर सिंह, कीर्ति आजाद, अजय जडेजा, मुरली कार्तिक और विवेक राजदान समेत कई खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई। साल 1935 में रावलपिंडी के एक गांव में जन्मे गुरचरण सिंह आजादी के बाद परिवार समेत भारत आ गए थे। पटियाला में स्कूल के दौरान ही उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था। रावलपिंडी से कोई 70 ऑड किलोमीटर मेरा घर एक गांव में था, लेकिन गांव में ना 2 स्पोर्ट्स होती थी, या वॉलीबॉल या कुश्ती। क्योंकि मैं 10-11 साल का था, कुश्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन वॉलीबॉल खेलता था। जब कभी मेरे पेरेंट्स रावलपिंडी जाते थे, पूछते थे कि आपके लिए क्या लाएं, कोई पतंग मंगाता था, कोई कुछ मंगाता था, तो मैं कहता था मेरे लिए एक वॉलीबॉल ले आना। तो वॉलीबॉल शाम को तो हम वैसे खेलते थे, लेकिन बाकी के टाइम में अपना दीवार से मार मार के ना अपना शौक़ पूरा करता रहता था। हम पहले तो कुछ देर तो रावलपिंडी आए रिफ्यूजीज़ कैंप में, उसके बाद रावलपिंडी में फिर पटियाला गए पंजाब में। महाराजा पटियाला ने कहा हुआ था जितने रिफ्यूजी आना चाहें बेशक आ जाएं। तो उसने एक बहुत बड़ी लैंड थी जो खाली पड़ी थी, अपनी फ़ौज के हवाले कर दी। उन्होंने टेंट लगाए थे, कंबल दिए थे, खाना फ्री देते थे, मतलब सब तरह की मौज थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने स्कूल में लिया, वहाँ हॉकी खेलती थी, तो मैं शाम को हॉकी खेलने चला जाता था। हालांकि मैं उम्र में छोटा था, बाकी के लोग बड़े बड़े थे, पर वो मेरे को एंटरटेन करते थे। ये नहीं कहते थे कि आप बाहर बैठ जाओ, आप बहुत छोटे हैं। तो इस तरह मेरा स्पोर्ट्स का जो शौक़ था ना, वो बढ़ता ही चला गया। एक जिस पहले स्कूल में जाना पड़ रहा था, उसको छोड़ के एक स्कूल में चला गया जहाँ क्रिकेट खेलता था। उस स्कूल में अब मेरे को नहीं पता कि वो हेडमास्टर खुद क्रिकेटर था या उसको कोई जजमेंट थी ऐसी। उसने क्या किया कि मेरे को पहले साल में ही ना सब सीनियर को सुपरसीड करके एक स्कूल की टीम का कप्तान बना दिया। इतने में ना एक रणजी ट्रॉफी का मैच आ गया। रणजी ट्रॉफी का मैच आ गया, 9 तो राजे थे, एक मेरा कोच था, एक लाला अमरनाथ थे,
तो लाला अमरनाथ ने महाराज से कहा कि महाराज हमारे 9 तो राजे हैं और एक मैं हूँ 10, और एक लड़का और चाहिए जो फील्डर बहुत अच्छा हो। मैं भी पास ही खड़ा था, कहते इसका नाम लिख लो। बस उस 1953 में मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल गया, फिर मैंने लौट के पीछे देखा ही नहीं। गुरचरण सिंह ने पटियाला, पूर्वी पंजाब राज्य संघ, दक्षिणी पंजाब और रेलवे की क्रिकेट टीमों की कप्तानी की। कोच बनने से पहले वो 37 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 44 विकेट और 1198 रन है। इसी दौरान उन्होंने पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से कोचिंग डिप्लोमा लिया और फिर नई दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में मुख्य कोच बन गए। 1977 से 1983 तक वो नॉर्थ जोन के कोच रहे। 1985 में वो मालदीव चले गए। वो वहां की क्रिकेट टीम के हेड कोच रहे थे। साल 1986 से 1987 के बीच वो भारतीय क्रिकेट टीम के भी कोच रहे। साल 1986 में उन्हें द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया। बतौर कोच गुरचरण सिंह ने 100 से अधिक प्रथम श्रेणी के और 12 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को प्रशिक्षित किया है। दिल्ली 58 में आया, जब मेरी रेलवे में नौकरी लगी ना, तब तक मैं 7 साल रानी ट्रॉफी खेल चुका था। उस वक्त रेलवे और सबसे ये 2 ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो स्पोर्ट्स बेसिस पे लोगों को भर्ती करते थे। तो मेरे को रेलवे में जॉब मिली, बड़ौदा हाउस में मेरी पोस्टिंग थी। मैंने 11 साल रेल में नौकरी की, रेल से खेला, इंडियन रेलवे से खेला, ऐसे करके मैं क्रिकेट खेलता था। और फिर रेलवे ने ही मेरे को 61-62 में कोच बनने के लिए पटियाला भेज दिया। वहाँ इंस्टीट्यूट खुला था नया, तो मैं क्वालिफाई करके आ गया। अपना रेलवे क्या करती थी, कभी मेरे को बीकानेर डिवीजन भेज दिया, कभी मुरादाबाद भेज दिया, ऐसे करके भेजते रहते थे, खेलता रहता था। क्या हुआ कि 69 के बिगनिंग में ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी, उस वक्त उसको कहते थे NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, विच इज़ नाउ नोन एज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया कि एक पोस्ट एडवर्टाइज़ की। मैंने उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम में गया, पटियाला रिफ्रेशिंग कोर्स करने गया, तरह तरह के कोचेज से कांटेक्ट हुआ और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में 5 साल 77 to 83 क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में एज जोनल कोच रहा। लेकिन 86-87 में फिर मैं इंडियन टीम का कोच बन गया, जिसमें कपिल देव कप्तान थे। और उन्हीं दिनों में मेरे को, तब तक मेरे 11-12 लड़के इंडिया खेल गए थे, तो मेरे को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया। और अब आके अपने आप ही भगवान देख रहे हैं कैसे होता है। हम तो अपना साइलेंट बैठे थे, तो पद्मश्री भी मिल गया। तो आई एम द सेकंड पर्सन इन द एंटायर कंट्री हु गॉट 2 कंसेक्यूटिव अवार्ड्स, पद्मश्री भी और द्रोणाचार्य भी। गुरचरण सिंह के शिष्य उन्हें आज भी स्नेहपूर्वक याद करते हैं। आइए सुनते हैं कि क्रिकेटर कपिल देव और कीर्ति आजाद उनके बारे में क्या सोचते हैं। जी पाजी, शायद हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे बहुत कम इंसान आए हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही काम किया कि क्रिकेट खेले हैं और क्रिकेट बच्चों को सिखाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आके बहुत सारे लोग आके चले जाएंगे, लेकिन इनकी जो गिविंग बैक टू द क्रिकेट इज द बिगेस्ट थिंग। एंड पूरे परिवार को कहना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे बच्चों को जिंदगी दी, उनके परिवार का ध्यान रखा। कि अगर ऐसे कोच आते रहेंगे जिनको रिवॉर्ड अवार्ड या किसी चीज की कुछ जरूरत नहीं है, तो हिंदुस्तान में क्रिकेटर हमेशा आते रहेंगे। और उससे ज्यादा ये है कि इन्होंने एक ही लाइन में है कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन इनका रोल मॉडल रहा है। लगभग जितने भी बच्चे सर के माध्यम से आगे निकले बढ़े, उसमें अगर किसी का हाथ है आज तक जो पहुंचे ऊपर, उसमें सर का ही हाथ है। मेरे ख्याल से माँ बाप का भी उतना हाथ नहीं है जितना हाथ सर का हाथ है। सर को नमन है। ऊर्जा
और सकारात्मक सोच से भरपूर गुरचरण सिंह मानते हैं कि खेल के प्रति उनका प्रेम ही उन्हें आज तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। पद्म पुरस्कार का मिलना वो इसी का प्रोत्साहन मानते हैं। गुरचरण सिंह कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर स्थापित करना चाहिए, एक ऐसा लक्ष्य जिसकी प्राप्ति के लिए वो सतत प्रयास करता रहे। बस मेरा तो यही कहना है, अगर आपने कुछ ठान लिया ना पाने के लिए, there will be lot of disappointments, but you got to fight. You got to fight tooth to nail, and unless it is not achieved, please keep on striking again and again, and only rest when you get it. Rest doesn't mean कि आप आराम करो, rest का मतलब है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। गुरचरण सिंह से जो भी मिलता है वो उनका मुरीद हो जाता है, फिर वो उनके शिष्य हो या फिर उनके दोस्त। I think when I am 14 or 15 year old, I used to go to start my cricket from NIS. So I went there for cricket coaching. और वहाँ पे जाके सर के पास से जाके कोचिंग स्टार्ट करी थी। जैसे सर ने देखा भाई टैलेंट है, तो वहाँ से क्रिकेट अपना स्टार्ट करने के बाद में जो भी क्रिकेट सीखा वो सर से सीखा। उसके बाद में अपनी अचीवमेंट्स की वजह से और सर ने जो स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट दिलवाई उसकी वजह से मेरे को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में FCI के अंदर जो स्पोर्ट्स बेस के ऊपर जॉब मिली ड्यू टू सर, क्योंकि सर उस टाइम वहाँ पे एक स्पोर्ट्स एडवाइज़र अपॉइंट हुए थे और उसके अंदर एक FCI की क्रिकेट टीम बननी थी, तो उसके लिए 10-12 लड़कों की रिक्रूटमेंट होनी थी। तो लकीली आई एम वन ऑफ देम क्रिकेट के अंदर। और उसके बाद में आई प्ले क्रिकेट फॉर FCI। इसमें मैं बोलूँगा कि माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन क्रिकेट में जो पाया वो सब सर की वजह से, और इतनी लंबी जर्नी सर के साथ तब से है। और मैं अभी 2 साल पहले ही रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद में सर की इस एकेडमी में मैंने आके जो सर से हमने सीखा है वही बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं, और जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है उसको थोड़ा उनके साथ शेयर करते हैं। सन 2010-2009 की बात है कि सर से मुलाकात हुई और उन्हें एक मैदान की ज़रूरत थी जो उनके पास बच्चे सीखने आते हैं उनके लिए। और मेरा बड़ा यूँ कहिए कि मेरा सुखद उनसे मिलन हुआ और हमने सहर्ष ये स्थान उन्हें दे दिया, और आज तक भी वो बहुत ही खुशी से इतने अच्छे ढंग से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बस यही कहूँगा कि गुच्ची पाजी तुसी ग्रेट हो, आप नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाते रहें। एज इज अ नंबर, बट आई थिंक यू आर अ ब्रिलियंट सुपर पर्सन। कैरी ऑन योर वर्क। भारत के पद्म में चलते हैं गुजरात और मिलते हैं सिद्दी समुदाय की हीराबाईबेन लोबी से, जिन्हें इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारत में रच बस चुके अफ्रीका के सिद्दी समुदाय के लोग आज उतने ही भारतीय हैं जितने कि हम या आप। अफ्रीकी मूल की सिद्दी जनजाति आज से 850 साल पहले भारत आई थी। व्यापारी और नाविक के रूप में भारत आए ये लोग भारत के ही बनकर रह गए।
इसी समुदाय की हीराबाई लोबी को इस साल पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अपने समुदाय के लिए हीराबाई लोबी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गिर सोमनाथ जिले के जम्बूर की मूल निवासी हीराबाई लोबी इस सम्मान के मिलने से आह्लादित है। पिछुकिया के सब हंसते दो गांव के लोग, मेरे जाम्बूर के माथुपर के लोग, अडी अडी ने मेरा गांव है, तो मुझे सब हंसते। मैं बोली कि मेरा खात नहीं वैसा है, तो यहाँ हमारे मने अडी ने नगासी बावे की दरखा है, मैं दरखा के खेतर में डाल दूँ, पैसा मैं सस्ता का आगे खान सस्ता का मैं सुखी दूँगी, मैं ऐसा बोली। तो एक 200 ने 60 थैली बनाई, तो ये मेरा खात वैसा गया। तीजे मेरे ऐसा अफसोस हुआ कि मैं जंगल वाई नहीं है, पर मैं जंगल बसाई। मैं जंगल में ऐसा काम करा है कि मैं जंगल वाई नहीं, मैं एक गरीबी रेखा की बेन हूँ, पर मैं आ बिजनेस कर सकूँ कि ना कर सकूँ। दूसरे साल में पैसे 15 बहनों हुई, 15 माथी 30 बहनों हुई, 40 बहनों हुई। मैं इस बिजनेस करती रही ने आज पण करूँगी ने मेरा गांव को, मेरा समाज को मैं आगे बढ़ाऊँगी। मेरा सपना है कि मैं मारा बच्चों को, मेरा समाज को ऐसा करूँगी, मेरे रात दिन में काम करूँगी। मेरा ऐसा सपना है ने तमेरा सेवा टीवी सेंसर वाला कोई पत्रकार आवेगा ने इसके मैं बताऊँगा, करके बताऊँगा। हीराबाई ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। हीराबाई लोबी ने कोई बुनियादी शिक्षा हासिल नहीं की, न ही वह स्कूल और कॉलेज गईं, लेकिन वो सीखने का जुनून रखती थी। उन्होंने जो सीखा अपने आसपास के माहौल से सीखा। रेडियो से ज्ञान अर्जित किया। रेडियो पर जैविक खाद बनाने के तरीके के बारे में सुना और इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। रेडियो ने उनके ज्ञानवर्धन में काफी योगदान दिया। रेडियो पर आने वाली सरकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों को हीराबाई सुना करती और दूसरों को भी बताती थी। मेरा तो बचपन ऐसा आया कि मैं एक छोटी थी, मेरा माँ बाप गुजर गए, ती बाद में मेरे एक दादी था। मेरी दादी हमारी दादी ऐसे बोलते कि दुख देखी ने रड़ना नहीं ने, सुख देखी ने हंसना नहीं। तेरे काम करेगा, तेरे नहीं काका बेन नहीं है, कुछ नहीं है तेरे को, तेरे काम करना पड़ेगा, तेरे बच्चों को पढ़ाई गई। પછી मेरी दादी ऐसा बोलता कहती एम तो नहीं फेरा कर सक, पर तू ऐसा बोल के मैं तू दुकाने जाती है ने तो पावली વધે तो पावली जमा कर दे, तारे बच्चों को पढ़ाई सिखा, पढ़ने का ज़माना बहुत आएगा। मेरी दादी ऐसा बोलता, तो मैं ये बात कान में रख के मैं रखती। तो मेरा कुंजा बनाया, कुंजे में पावली 8 आना વધે तो ही लाख दूँ, पावली વધે तो ही लाख दूँ। संदेश तो ऐसा देना कि सब महिला को करना चाहिए, एक महिला को नहीं, एक हीराबाई बेन थी कुछ ना हुई, पर आखा देश भारत ने जो आगे बढ़ाना है तो सब बहनों को करना चाहिए। हाँ, एक बहन तो है। मेरे ऐसा हुआ कि आज मैं क्या हूँ, मैं आकाश में हूँ, तो ऐसी सब बहन पढ़ाई कर के चले तो सब बहन का परिवार, इसका समाज 5-5 खोरडा सुधारेंगे तो सुधरी जाएगा, समाज में कोई गरीबाई नहीं रहेगा। हीराबाई खुद अशिक्षित होने की वजह से शिक्षा का महत्व अच्छी तरह समझती थी। इसीलिए उन्होंने अपने समुदाय के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए। बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए किंडरगार्टन खोले ताकि बच्चों को शुरुआत से ही शिक्षा से जोड़ा जा सके। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। समुदाय के लोगों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इतना ही नहीं, हीराबाई महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने इसके लिए 2004 में महिला विकास फाउंडेशन की स्थापना की थी।
इसके जरिए वो सिद्धि समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चला रही है। इसमें महिलाओं के लिए किराना दुकान खुलवाना और सिलाई कढ़ाई आदि का काम सिखाना शामिल है। भारत के पद्म में मिलिए जोधैया बाई बैगा से, जिन्होंने आदिवासी चित्रकारी को नए आयाम दिए हैं। जिस उम्र में हाथ कांपने लगते हैं, रंगों की समझ कम हो जाती है, उस उम्र में जोधैया बैगा ने अपनी कलाकारी से कमाल कर दिया। जोधैया को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री श्रीमती जोधैया बाई बैगा, चित्रकला। मध्य प्रदेश के उमरिया की रहने वाली जोधैया 60 साल की थी जब उन्होंने बैगा चित्रकारी को सीखना शुरू किया। उनके गुरु बने आशीष स्वामी, जिन्होंने उनके अंदर के कलाकार को खोजा। जोधैया का जीवन संघर्षों से भरा रहा। शादी केवल 14 साल की उम्र में हो गई और तीसरे बच्चे के जन्म से पहले ही उनके पति गुजर गए। रहने को घर नहीं था, मजदूरी कर पेट पाल रही थी, लेकिन इसी बीच बैगा चित्रकारी पर हाथ आजमाया। इससे न केवल उनका जीवन बदला, बल्कि बैगा चित्रकारी को भी एक नया आयाम मिला। मैं अपनी कला के बारे से मेरे को बहुत तकलीफ रहा है। मेरे बच्चे छोटे छोटे रहे, इतना से एक लड़का रहा, एक थे इतना रहा। मेरी बच्ची पेट में रही, मेरा आदमी खत्म हो चुका ना। आशीष स्वामी कहाँ पढ़ाते रहे हैं, ये आर्ट का काम दिल्ली में, ये वहाँ बॉम्बे में। जब वहाँ से गए तो मेरे को देखे तकलीफ, किसी की चारा, किसी की छेरी बुखारी, भाई को के छिलाई कर जा, को कुछ कर जा, तो अपना लड़का पालूगा। हैं चिड़िया चार खोट जाती तो चारा तो ला के डालेगा मुँह में, ये करती रही गाय। मेरा तकलीफ देखे आशीष स्वामी देखे कर के नहीं तो नहीं गया, भाई तुम मेरे यहाँ काम करो। मैं बोली नहीं कर सकोगा, गुरु में नहीं कर सको, कहीं का बनेगा। गोबर लिपाई करो, गोबर लिपाई करवाए। उसके बाद में कहते हैं नहीं छुही की लिपाई करो, छुही लिपाई बना सफ़ेद मिट्टी, उसको लिपाई करे। फिर कहीं ऐसा नहीं तो माटी का मूर्त बनाओ धीरे धीरे से। नहीं पारेगा गुरु, हम फेंक देंगे, नहीं पालेगा तो हम फेंक देंगे, मिट्टी तो है। ऐसे कराते कराते फिर कहीं की नहीं लौकी तुराई लाने, लौकी तुराई में बनवाने लगे, ब्रश पकड़ाने लगे, कलर अब ब्रश ले चला। हाँ गुरु बिगड़ जाएगा तो मार खाएंगे, डर तो रहे। कहीं नहीं मारेंगे रे, हम फेंक देंगे रे, नहीं मारेंगे फेंक देंगे, बिगड़ जाएगा तो फेंक देंगे। फिर ये कागज देने लगे इतने हाँ नहीं पड़ेगा, कागज में बिगड़ेगा तो मारेंगे, कहीं नहीं मारेंगे, आप फाड़ देंगे उसको। लेकिन बनाओ तो बनाते बनाते धीरे धीरे सो कागज में आ गया। फिर कैनवस देने लगे इतने हाँ, ब्रश कैनवस पकड़ाने लगे। कह रहे तुमको ब्रश नहीं पकड़ा के बताएंगे, तुम अपने मन से करो। तब फिर धीरे धीरे से बेटा अपने दिल से करने लगे तो प्रभु फिर। जोधैया बाई इस कला को अब अन्य महिलाओं को भी सिखाती हैं, जिससे कि वो भी आत्मनिर्भर बन सके। पिछले साल वो भी मिला था नारी शक्ति, और इस साल वो भी पद्मश्री मिला, तो हमको बहुत खुशी मिल रहा है और सबको सिखाते भी हैं। तो चाहते हैं कि और भी सीखें
हमारे परिवार में सब कोई करते हैं, और भी आर्टिस्ट हैं जी। बैगई है, हाँ। वो भी करते हैं, गांव के हैं। हम चाहते कि और सीखे। 84 साल की हो चुकी जोधैया इस आदिवासी कलाकारी में नवाचार कर रही है और इसे नई पीढ़ी को सिखा भी रही है। कई पुरस्कारों से सम्मानित जोधैया आज बेहद खुश है। वो खुलकर मुस्कुराती है और कहती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।